नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है, ये इश्क ही तो है और इसके 6 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 7वां पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, 7वां पार्ट शुरू करते हैं। यह देखो, एक तो मैं इसकी मदद करने के तैयार हूँ और यह मुझे ही बेवकूफ़ समझ रही है। ओ मैडम, मैं सच में तुम्हारा पति नहीं बन रहा और ना ही मुझे शौक है तुम्हारी जैसी सड़ू लड़की से शादी करने का। वह तो बस इतने दिन तुम्हारे साथ काम किया और अब कुछ तुमसे दिल से जुड़ गया था। मतलब अच्छे दोस्त बन गए हैं हम, तो दोस्ती के नाते मेरा भी कुछ फर्ज बनता है ना। पराग समझाते हुए बोला, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी मदद। पता नहीं क्या बेफिजूल की उलूल जुलूल बातें कर किए जा रहे हो। दीप्ति गुस्से से बोली। पीहू जो इतनी देर से चुपचाप उन दोनों की बातें सुन रही थी, दीप्ति की तरफ देखते हुए बोली, दीप्ति, बेवकूफ़ वो नहीं, तुम हो। एक तो वह तुम्हारी समस्या का हल बता रहा है और तुम उसे ही जब से सुनाई जा रही हो। क्या गलत कहा उसने? ठीक ही तो कह रहा है। क्यों इतनी इगोस्टिक हो तुम? चलो छोड़ो इन सब बातों को। अगर तुम्हें पराग का प्रस्ताव पसंद नहीं तो कोई बात नहीं। तो अब तुम बताओ कि तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता है जिससे तुम्हारा झूठ भी बना रहे और तुम्हारे मम्मी पापा का दिल भी ना टूटे। पीहू उसकी आंखों में झांकते हुए बोली। दीप्ति जो इतनी देर से गुस्से में भरी बैठी थी, पीहू की बात सुन एकदम से शांत हो गई। सही तो कह रही थी पीहू। कई बार वह अपने गुस्से और अहम में अपना ही नुकसान कर बैठती है। जैसा कि अभी कुछ देर पहले उसने अपनी मम्मी से झूठ बोलकर अपने लिए गड्ढा खोद दिया और जब पराग मदद कर उस गड्ढे से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है तो वह उसकी मदद लेना नहीं चाहती। क्या करे क्या ना करे, वह दोनों हाथों से अपना सिर पकड़कर बैठ गई। दीप्ति, क्यों अपने आप को इतना परेशान व दुखी कर रही हो? देखो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि पराग ने खुद आगे बढ़कर तुम्हारी मदद करने का प्रस्ताव रखा है। इतना अच्छा दोस्त मिलेगा भला तुम्हें? पीहू प्यार से उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोली। अच्छा, अभी तुम्हारे पास समय है, सोच लो। अगर इससे कोई बेहतर ऑप्शन तुम्हारे पास हो तो बता देना। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारा फ्रॉडपति बनने का। वैसे पीहू, फ्रॉडपति वाली बात से मुझे एक आइडिया आ रहा है। आजकल कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का बहुत चलन है। यार, कोई करोड़पति लड़की ढूंढता हूँ, उससे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लेता हूँ। बैठे बिठाए रुपया कमाने का बेस्ट ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। कैसा लगा मेरा आइडिया? पराग चहकते हुए बोला। अभी अपने आइडिया को कुछ समय के लिए ड्रॉप कर दो मिस्टर पराग और दीप्ति की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करो। पीहू उसे घूरते हुए बोली। मैंने तो इसके सामने इतना अच्छा प्रस्ताव रखा है, अब इसे समझ में नहीं आ रहा है तो क्या मैं जबरदस्ती इसका दुल्हा बनकर इसके साथ चला जाऊं? फिलहाल तो लंच का टाइम हो गया है, पेट में चूहे कूद रहे हैं। मैं चला खाना खाने। तुम दोनों सहेलियां एक दूसरे के आंसू पोंछ जल्दी से आ जाओ, वरना कहीं भूखा ही ना रहना पड़ जाए। कहते हुए पराग वहां से चला गया। दीप्ति और पीहू भी चुपचाप उठकर उसके पीछे पीछे हॉल में आ गई। दीप्ति का खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन पीहू की जिद के कारण उसने थोड़ा सा खाया। वहां से फ्री होने के बाद वह पीहू से घर चलने की बात करने लगी। नहीं दीप्ति, आज इतने दिनों बाद तो एक कंपनसेंट्री लीव मिली है, घर नहीं जाएंगे। टिकट भी तो बुक करवाई है, पैसे खराब हो जाएंगे। चल मूवी देखते हैं, घूमने फिरने से तेरा मूड कुछ फ्रेश हो जाएगा। घर में पड़े पड़े और दिमाग को घुमाती रहेगी। दीप्ति पीहू को मना नहीं कर पाई और तीनों ही घूमने के लिए और मूवी देखने के लिए निकल गए। मूवी देखते हुए भी दीप्ति का मन वहाँ नहीं था। वह बार बार पराग के प्रस्ताव के बारे में सोच रही थी। सच ही तो कह रही थी पीहू, उसके पास उसके अलावा कोई और चारा भी तो नहीं है। अगर वह किसी को अपने पति के तौर पर मम्मी पापा के पास नहीं लेकर गई तो पापा के लिए यह किसी सदमे से कम नहीं होगा। उनका तो विश्वास ही उठ जाएगा उससे। कहीं पापा की सेहत के लिए यह घातक ना हो जाए। और चलो, किसी तरह उन्होंने सह भी लिया तो फिर से उनका वही शादी का आलाप।
पराग और वह एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे की पसंद नापसंद सब कुछ तो अच्छे तरह से जानते हैं। अगर मम्मी पापा के सामने पराग को अपने जीवन साथी के रूप में लेकर जाएगी तो उन्हें तनिक भी शक नहीं होगा। मम्मी पापा की बातों का मान भी रह जाएगा और उसकी समस्या भी हल हो जाएगी। एक बार ही तो मिलवाना है, उसके बाद तो कभी छुट्टी का बहाना, कभी बीमारी का। अपने मम्मी पापा की खुशी के लिए इतना तो वह कर ही सकती है। हाँ, पराग के अलावा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। फिल्म खत्म होते होते दीप्ति के मन में छाए द्विधा के बादल भी छट गए थे। वह उन दोनों के साथ हंसते मुस्कुराते बाहर निकली। क्या बात है दीप्ति, बड़ी खुश नजर आ रही हो। लगता है फिल्म कुछ ज्यादा ही पसंद आई है तुम्हें। पराग हंसते हुए बोला। फिल्म? फिल्म कौन देख रहा था? दीप्ति बेपरवाही से दूसरी तरफ देखते हुए बोली। यानी कि 300 रुपये गए पानी में? पराग अपने माथे पर हाथ रखते हुए बोला। फिर मिस दीप्ति की खुशी का राज जान सकता हूँ? प्रश्न भरी निगाहों से पराग ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। दीप्ति मुस्कुराते हुए उसके चेहरे को घूरने लगी। क्यों भाई, आज इस बंदे को इतनी गौर से क्यों देखा जा रहा है? इरादा तो ठीक है, कहीं फिल्म का अंत आते आते तुम्हें भी फिल्म की हीरोइन की तरह मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? पराग शरारत से उसकी आंखों में झांकता हुआ बोला। फिल्म की हीरोइन की तरह प्यार तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ, तुम्हें अपने तथाकथित पति के रूप में जरूर देखने लगी हूँ। ओहो, तो मैडम जी फिल्म देखते देखते यह खिचड़ी पका रही थी। यार, तुम लड़कियां हर फैसला लेने में कितनी देर क्यों लगाती हो? सुबह ही सीधे साधे हाँ कर देती तो इतना बखेड़ा तो ना होता। पराग बड़े अंदाज से पीहू व दीप्ति को देखते हुए बोला। समय लगता है तुम्हारे जैसे लड़के के बारे में कोई फैसला लेने के लिए। आखिर 15 दिन का सवाल है, 15 दिन तुम्हें कैसे झेलूंगी? ओहो, यह भी मुझ पर ही एहसान होगा। ये देखो, एहसान फरामोश लोग ऐसे होते हैं। पराग उसे घूरते हुए बोला। ज़्यादा ओवर एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं। कल से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। मम्मी पापा के सामने कैसे उठना है बैठना है मैं बताऊंगी तुम्हें। वहां जाकर जोकर की तरह उछलना कूदना मत शुरू कर देना। क्यों? तुम किसी राजकुमार से शादी करने जा रही हो जो बिल्कुल सभ्य तरीके से रहे? मैं तो जैसा हूं वैसा ही उनके सामने रहूंगा। तुम्हें मंजूर हो तो बोलो। ठीक है, जो तुम्हारा मन करे, लेकिन थोड़ा कम बोलना। अपने ज़्यादा बोलने के चक्कर में उनके सामने सब गुड़ गोबर मत कर देना। वैसे भी अपनी बेवकूफ़ी से तुम्हें अच्छा खासा काम बिगाड़ने में महारत हासिल है। दीप्ति झल्लाते हुए बोली। ठीक है, कोशिश करूँगा। तो हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की डील आज से ही शुरू होती है। हाँ, इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की डील के एवज में मैं तुमसे पैसे तो नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि 15 दिन मुझसे बिल्कुल वैसे ही बिहेव करोगी जैसे सभ्य पत्नियां अपने पति से। क्या 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 कहा तुमने? कॉन्ट्रैक्ट मैरिज? हम कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं कर रहे। ये तो सिर्फ 15 दिन का नाटक है। सभ्य पत्नी से क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुम्हें असभ्य लगती हूँ? अब तुम बेवकूफ़ों वाली हरकत करोगे तो यही कहा जाएगा ना। दीप्ति गुस्सा होते हुए बोली। पराग पीहू की तरफ देखते हुए बोला। पीहू, तुम ही समझाओ इसे। इसे मेरी यह शर्त तो माननी ही होगी। 15 दिन में भी मैं एक पति की फीलिंग लेना चाहता हूँ। इन 15 दिनों में इसे मेरे सांवरे आदेश मानने होंगे। पति वाली फीलिंग? दीप्ति हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली। ओहो, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। बस मैं तो तुम्हें एक सीधी सादी पत्नी के रूप में देखना चाहता हूँ, जो सिर्फ मेरी सेवा करे और मेरी बात माने। समझी? ज़्यादा दिमाग मत चलाया करो। पराग शरारत से हंसते हुए बोला। दीप्ति क्यों बात को बढ़ा रही है? अब अंकल आंटी के सामने तुम ऐसे चूहे बिल्ली की तरह लड़ोगे तो जल्दी ही तुम्हारा भांडा फूट जाएगा। तुम्हारे चुप रहने में ही भलाई है। 15 दिन की ही तो बात है। पीहू उसे आंखों से समझाते हुए बोली।
दीप्ति ने कुछ सोचते हुए हाँ में सिर हिला दिया। दीप्ति ने जाने की तैयारी कर ली थी, लेकिन एक बात उसे परेशान कर रही थी कि ऑफिस में उन दोनों के एक साथ छुट्टी पर जाने की बात सुन स्टाफ मेंबर उसका कोई गलत मतलब ना निकाल ले। उसकी परेशानी जानकर पीहू को बहुत हंसी आई। वह हंसते हुए बोली, यहाँ किसको फुर्सत है तुम्हारे बारे में सोचने की? और फिर तेरे बारे में तो कोई इस तरह की सोच भी नहीं सकता। सीधी सादी इमेज बनाकर रखी है ना तूने अपनी और पराग के साथ, तो तेरे बारे में कोई बिल्कुल भी नहीं सोच सकता। इन भागते दौड़ते शहरों में किसी को अपने सगे के बारे में सोचने की फुर्सत नहीं है, तो तेरे बारे में क्या सोचेंगे? और फिर यहाँ कौन सा तो कोई दूध का धुला है। बिंदास बेफिक्र होकर जा। और हाँ, अपनी मम्मी पापा के सामने थोड़ा अपने गुस्से पर काबू रखना। पराग के साथ थोड़ा तमीज से पेश आना। उन दोनों ने अपने बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं। कहीं तुम्हारा बना बनाया प्लान गुस्से की भेंट ना चढ़ जाए। अगर ऐसा हुआ तो अपना बैंड बाजा बजवाने के लिए तैयार रहना। समझ रही है ना तू मैं क्या कहना चाहती हूँ? पीहू उसे सलाह देते हुए बोली। ठीक है ठीक है, 4 दिन से तोते की तरह एक ही बात रटा रही हो। समझ गई मैं। अपने मुंह पर टेप लगा लूंगी। 15 दिन तो उसे झेलना ही पड़ेगा। यह हुई ना समझदारी वाली बात। पीहू उसकी तरफ देखकर हंसते हुए बोली। दीप्ति का विचार प्लेन से जाने का था, लेकिन पराग ट्रेन से चलने की जिद कर रहा था। ट्रेन 15 घंटे लेगी। क्या करेंगी 15 घंटे ट्रेन में बैठकर? बोर हो जाऊंगी मैं। टाइम की वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है तुम्हें। कैसे बोर हो जाओगी? मैं जो हूँ तुम्हारे साथ। और ट्रेन के सफ़र में जो मज़ा है वह प्लेन में कहाँ। ट्रेन में कितनी चहल पहल और रौनक होती है। लोगों से मेलजोल बढ़ाने का मौका मिलता है। प्लेन में तो कर्फ्यू लगा रहता है। सब अपने आप को सभ्य दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। 1 डेढ़ घंटा कोई कैसे चुप रह सकता है भला? इतना टैलेंट मुझ में नहीं। और क्या कह रही हो तुम? समय की बचत होती है तो सुन लो, ट्रेन में पैसों की बचत भी होती है। 4 पैसे बचाना सीखो, तभी घर गृहस्थी अच्छे से चल सकती है। सुघड़ गृहिणियों की यही सबसे बड़ी पहचान है। पराग उसकी तरफ देख मुस्कुराते हुए बोला। देखो पराग, अभी से अपनी मत चलाओ और यह बड़े बुजुर्गों वाले उपदेश देना बंद करो। ना तो तुम मेरे पति हो और ना ही मैं तुम्हारी पत्नी, और ना ही मेरा अभी शादी करने का कोई विचार है। तो प्लीज़ ऐसी बातें करके मुझे इरिटेट मत करो। रही पैसों की बात, तो तुम्हारे टिकट मैं बुक करवा दूंगी। तुम मेरी टिकट बुक करवाओगे? आखिर सेल्फ रेस्पेक्ट नाम की भी कोई चीज़ होती है? पराग झुटमुट में नाराज होते हुए बोला। मैं तुम्हारी सेल्फ रेस्पेक्ट को कोई ठेस नहीं पहुंचा रही। बस सीधी सादी सी बात है। तुम मेरे काम के लिए मेरे साथ जा रहे हो, इसलिए तुम्हारी टिकट कराना मेरा फर्ज बनता है। दीप्ति दो टुक जवाब देते हुए बोली। ओहो, हिसाब किताब की बड़ी पक्की हो। मैं तो सोच रहा था कि हम दोस्त हैं, इसलिए दोस्ती के नाते एक दूसरे की मदद करना हमारा फर्ज बनता है। लेकिन तुम तो इसे दुनियादारी से जोड़कर देख रही हो। पराग को दीप्ति की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। यह उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था। इसलिए दीप्ति बात को संभालते हुए बोली, मेरे कहने का मतलब यह नहीं था पराग। टिकट मैंने नहीं, मम्मी पापा ने बुक कराई है हम दोनों के लिए। अच्छा, यह बात है। पहले क्यों नहीं बताया? पराग ने मुस्कुराते हुए बोला। तुमने बताने का मौका ही कहाँ दिया। मैं एक बात कहती हूँ, तुम उसकी 4 बातें बना लेते हो। दीप्ति झल्लाते हुए बोली। ठीक है, साफ साफ बताया करो ना। जब तुम खुद ही बात को गोल गोल करके बताओगी तो क्या मतलब निकालूं मैं भला? वैसे दीप्ति, मम्मी पापा जी को समझा देना कि आगे से ऐसा खर्चा ना करे। आपके दामाद को बुरा लगता है। तुम तो मना कर सकती थी जब उन्होंने टिकट बुक करवाने के लिए कहा होगा। बताओ भला क्या सोच रहे होंगे कि हमारा दामाद टिकट भी बुक नहीं करवा सकता। शुरू में ही उनके सामने मेरी रेपुटेशन ऑल टाइप दामाद की बन गई, जो अपने छोटे से छोटा खर्चा ससुराल वालों से लेता है। हे भगवान, क्या करूं अब?
उनसे मिलने से पहले ही मेरी इमेज धूल में मिल गई। पराग मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोला। उसकी यह नाटकबाजी देख दीप्ति का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। फिर भी किसी तरह अपने गुस्से को काबू में रखते हुए वह बोली, ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है मिस्टर पराग। और मैं तुम्हारी बीवी कब से बन गई और तुम कब से उनके दामाद बन गए? हम सिर्फ नाटक कर रहे हैं, इसे हकीकत मत समझो। और प्लीज अपनी यह ओवर एक्टिंग थोड़ा कम करो। मुझे अभी से इरिटेशन हो रही है। पता नहीं 15 दिन तुम्हारे साथ कैसे निकलेंगे। यहाँ हमारी इमेज डाउन हो गई हमारे सास ससुर के सामने, और इन्हें इरिटेशन हो रही है। वैसे तुमसे क्या उम्मीद रखूं दीप्ति? तुम तो बिल्कुल ही इमोशनलेस हो। अच्छा, मुझे सुबह टाइम से फ़ोन कर देना। यह प्लेन की जर्नी मुझे इसलिए भी पसंद नहीं है। 3 घंटे पहले जाकर एयरपोर्ट पर बैठना पड़ता है। अपने ट्रेन के सफ़र में तो ट्रेन पटरी पर भाग भी रही हो तो भी दौड़ते भागते पकड़ी जा सकती है, लेकिन हवाई जहाज़ का क्या करें? इतने पैसे भी दो और उसके बाद भी वहाँ जाकर उसकी राह भी निहारो। वैसे दीप्ति, 3 घंटे भी तो समय की बर्बादी है ना? पराग दीप्ति के चेहरे को गौर से देखते हुए बोला। उसका सवाल सुनकर एक बार तो दीप्ति भी हड़बड़ा गई, फिर थोड़ा संभलते हुए बोली, ठीक है, मैं सुबह तुम्हें फ़ोन करूँगी, लेकिन फ़ोन की वॉल्यूम बंद करके मत सो जाना। और हाँ, पैकिंग तो कर ली होगी ना तुमने? लड़कों को पैकिंग करने में कितना टाइम लगता है? 4 शर्ट 2 पैंट। यह तो लड़कियां ही हैं जो घंटों तैयार होने में और घंटों ही पैकिंग करने में भी समय लगाती हैं। पराग शरारत से दीप्ति की तरफ देखते हुए बोला और अपनी आदत के अनुसार किसी तरह दौड़ते भागते एयरपोर्ट पर भी पहुंच गया। उसे लेट आता देख दीप्ति का गुस्सा 7वें आसमान पर था, पर किसी तरह उसने अपने चारों तरफ का माहौल देख खुद को शांत करना ही बेहतर समझा। और 3 घंटे बाद दीप्ति पराग के साथ अपने घर के दरवाजे पर थी। जैसे ही उसने बेल बजाई, उसकी मम्मी ने झटपट दरवाज़ा खोला। दोनों को देखते ही मम्मी की आंखें भर आई। उसने दोनों के सिर पर प्यार से हाथ रखा और आशीर्वाद दिया। पराग ने भी आगे बढ़कर उनके पैर छू लिए। दीप्ति अपने आसपास में नजरें दौड़ाते हुए बोली, मम्मी अंदर चलो ना, सब देख रहे हैं। देखने दो, खुशी की बात है तो सब देखेंगे ही ना। आज मेरी बेटी दामाद घर आए हैं। और ऐसे कैसे अंदर? 1 मिनट रुक, मैं अभी आरती की थाली लेकर आई। मम्मी प्लीज यह सब अंदर कर लेना। दीप्ति नहीं चाहती थी कि अड़ोसी पड़ोसियों की भीड़ वहां इकट्ठी हो, लेकिन उसकी सुनने वाला कौन था? मम्मी तो उसे अनसुना कर अंदर जा चुकी थी और थोड़ी देर में ही पूजा की थाली में दिया जलाकर ले आई। साथ में उसके पापा भी थे। दीप्ति की मम्मी ने उन दोनों को कुमकुम का तिलक लगाकर आरती की और फिर उनका मुंह मीठा करवाकर अंदर आने के लिए कहा। पराग तो अपना ऐसा भव्य स्वागत देख धीमे धीमे मुस्कुरा रहा था, और उसकी यह मुस्कुराहट दीप्ति को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। उसने घूरती नज़रों से उसकी तरफ देखा, लेकिन उसे देखकर भी पराग ने अनदेखा कर दिया। पराग ने एक बार फिर दीप्ति के मम्मी पापा के चरण स्पर्श किए और उन दोनों ने ही उसके सिर पर आशीर्वाद रूपी हाथ रख दिए। अंदर जाकर पराग ने दीप्ति के घर पर एक नज़र डाली। सुख सुविधाओं के सब साजो सामान वहां मौजूद थे, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली के पास होने चाहिए। घर भी अच्छा खासा था और सबसे बढ़कर उसे उसके मम्मी पापा का स्नेहपूर्ण व्यवहार बहुत ही अच्छा लगा। चाय नाश्ता करते हुए दीप्ति के पापा ने उससे बातों ही बातों में उसके घर परिवार व उसकी क्वालिफिकेशंस के बारे में जानकारी ले ली। उनकी यह पूछताछ देखकर पराग व दीप्ति दोनों ही थोड़ा सकपका गए थे। वह तो शुक्र था दीप्ति की मम्मी का कि वह उसके पापा को प्यार से डांटते हुए बोली, क्या जी, पहली बार दामाद जी घर आए हैं और आप हो कि इंक्वायरी करने बैठ गए? बेटा, बुरा मत मानना, तुम्हारे पापा जी कोर्ट में थे। वहाँ की तरह इंक्वायरी सुनते सुनते उन्हें कुछ आदत सी हो गई है। तुमसे ही नहीं, घर पर जो भी आता है उससे उनका पिछला पूरा बायोडाटा निकलवाने बैठ जाते हैं। दीप्ति की मम्मी हंसते हुए बोली, आंटी जी, तभी मैं कहूँ कि अंकल जी तो बिल्कुल वैसे सवाल जवाब कर रहे हैं जैसे कोर्ट कचहरी में
अब पता चला अंकल जी कोर्ट में जॉब करते थे। हाँ बेटा, कोर्ट में रीडर था मैं। तुम्हें दीप्ति ने बताया नहीं? दीप्ति के पापा ने पूछा। उनका सवाल सुन पराग एकदम से हड़बड़ा गया। फिर कुछ सोचते हुए बोला, हाँ हाँ अंकल जी, बताया था, लेकिन मेरे ही दिमाग से निकल गया था। उसका जवाब सुन दीप्ति ने चैन की सांस ली। बेटा, ये तुम्हारे अंकल जी नहीं, पापा जी हैं। दीप्ति के मम्मी पापा तुम्हारे भी मम्मी पापा ही हुए ना। हमें अच्छा लगेगा अगर तुम हमें मम्मी पापा कहकर पुकारोगे तो। दीप्ति की मम्मी पराग से मनुहार करते हुए बोली। पराग कोई जवाब देता उससे पहले ही दीप्ति अपनी मम्मी से बोली, मम्मी, मम्मी पापा सिर्फ आप मेरे हो। यह हक मैं और किसी को नहीं देती। इन्हें अंकल आंटी जी ही कहने दे दो ना। नहीं बेटा, दामाद भी तो बेटे समान होता है। ये तुम्हारे पति हैं, कोई गैर थोड़ी ना। इस नाते तो हम इनके माँ बाप ही हुए ना। भगवान ने हमें एक बेटी दी थी और आज दामाद के रूप में एक बेटा भी दिया है। सही कह रहा हूं ना मैं? दीप्ति के पापा उसकी मम्मी की तरफ देखते हुए बोला। उसकी मम्मी ने हाँ में सिर हिला दिया। दोनों ही बेटी दामाद को देखकर बहुत खुश थे। रात काफी देर तक दीप्ति, पराग और उसके मम्मी पापा बातें करते रहे। सविता, सारी बातें आज ही कर लोगी क्या? अभी तो 15 दिन रुकेंगे दोनों। आराम करने दो बच्चों को। दीप्ति के पापा ने अपनी पत्नी से कहा। अपने पति की बातों का मतलब समझकर सविता जी भी घड़ी की तरफ देख उठते हुए बोली, अरे बातों में पता ही नहीं चला कब 12 बज गए। चलो बच्चों, तुम दोनों भी आराम करो। कल तुम दोनों को मंदिर भी चलना है मेरे साथ। मंदिर? वह क्यों भला? दीप्ति अपनी मम्मी की तरफ प्रश्न भरी नजरों से देखते हुए बोली। शादी के बाद पहली बार अपने मायके आई हो तो दोनों को एक बार जोड़े से मंदिर में आशीर्वाद लेने जाना होता है। भूल गई क्या? आस पड़ोस व रिश्तेदारी में इतने सालों से देखती आई है। मैं तो सत्यनारायण की पूजा करवाने की सोच रही थी, लेकिन तेरी नानों कर सुनकर इरादा बदल दिया। हाँ ठीक ही तो है मम्मी, क्या जरूरत है भीड़ इकट्ठा करने की। और मैं तो कह रही हूँ मंदिर में भी कौन से अलग भगवान विराजते हैं। जो हमारे घर के मंदिर में है वही तो वहाँ भी है। तो हम यही माथा टेक लेते हैं ना। दीप्ति हंसते हुए बोली। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।